हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग केवीएस 2024-2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें 60 मार्क्स की सीडीपी आपके जो या पेडागॉजी कह लीजिए, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसका मैं 2016 से लेके आपको 2022 तक के जो भी पेपर हुए हैं, जितने शिफ्ट में भी हुए हैं, वो सारे पेपर्स मैं आपको कराऊंगा ईवीएस और पेडागॉजी के। तो 80 नंबर की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पुराने वीडियोस की, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, ये आज हमारा जो पेपर है, ये 25 तारीख का शिफ्ट 2, जो इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर था, उसके सीडीपी के 60 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और पूरा देखिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। इतना प्रैक्टिस हम करा देंगे आपको कि आप क्वेश्चंस के माध्यम से ये पता कर लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ मेजर रोल इन लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। मतलब इसमें से ये कह रहा है कि जो बच्चे के अधिगम में, बच्चा जब सीखता है कुछ ना कुछ, तो उसमें निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होती हैं कि जो बच्चे की भूमिका को निभाती है। तो ग्रोथ, विकास, वृद्धि, विकास, मैच्योरेशन, परिपक्वता, या इमोशन, संवेग। जल्दी से बताइए, बताइए। तो बताइए इसमें से कौन सा भाई फैक्टर है जो मेजर रोल करेगा एक बच्चे के अधिगम में। तो इसका राइट आंसर 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या, मैच्योरेशन। ठीक है, जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो क्या, वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सीखता है। जो मेजर रोल है वो लर्निंग का, मैच्योरेशन का बहुत बड़ा मैटर होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, नॉर्मली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निटिव, जहाँ कॉग्निटिव वर्ड आए आपको दिमाग में एक चीज़ नोट कर लेना है, कॉग्निटिव मतलब दिमाग। संज्ञानात्मक विकास जहाँ भी आए, संज्ञान, संज्ञान मतलब दिमाग, दिमाग मतलब दिमाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। सोशल आए तो समाज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ठीक। फिजिकल आए, शरीर, ऊपर बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ठीक। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, किस वर्ष में होता है बताइए। किस, कौन कौन से एज ग्रुप में होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 0 से 6 साल, 12 से 18 साल, 6 से 12 साल, या 15 से 20 साल। जल्दी से बताइए। बट 42 का राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, 6 से 12 साल। ये सब आसान क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ दिखना ही नहीं है आपको। देखिए 43 है, द थिंकिंग पार्ट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट कम्स अंडर। देखिए, फिर मैंने कहा था थिंकिंग, सोचते कहाँ से हैं। देखिए, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका समझिए, मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझा भी रहा हूँ चीज़ों को। देखिए, थिंकिंग, थिंकिंग कहाँ से सोचते हैं, दिमाग से। दिमाग कहाँ आएगा, अभी बताया था संज्ञान, संज्ञान कहाँ से आएगा, कॉग्निटिव। ठीक है, किसमें, कॉग्निटिव। भाई शरीर से सोचोगे, शारीरिक से तो नहीं सोचोगे, फिजिकल से नहीं सोचो। कॉग्निटिव हाँ सोच सकते हो, इमोशनल नहीं भाई। सोशल डोमेन, सामाजिक क्षेत्र, मतलब समाज से, पास पड़ोस, ये सब आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन, मतलब क्या, संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, 43 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। 44, द बॉडी रिएक्शंस टू फेशियल एक्सप्रेशंस वुड बी इंक्लूडेड इन। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, बॉडी रिएक्शन मतलब चेहरे के जो हाव भाव, शरीर की अनुक्रिया जो होती है। जैसे मैं चोरी किया हूँ तो मैं डर के रहूंगा, मैं एकदम खुश हूँ, मतलब मेरे चेहरे पता चलेगा कि ये किस में आएगा, बताओ जल्दी से। ये किसकी वजह से होते हैं, इमोशंस की वजह से होते हैं। ठीक, हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं उसी पे तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन काम करता है। तो बताओ, कॉग्निटिव नहीं, फिजिकल नहीं, शरीर, कम्युनिकेटिव डोमेन नहीं। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, जो बताओ क्या होगा, या सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र, जल्दी से बताओ। 44 का बिल्कुल भाई, सोशियो इमोशनल है भाई, सोशियो इमोशनल डोमेन है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए 45 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्ट्रॉन्गर नीड एमंग एडोलेसेंट्स। बिल्कुल भाई, हमारा जो किशोरावस्था होती है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रबल आवश्यकता क्या होती है किशोरावस्था में, बताइए। फिजिकल नीड की होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है, सोशल एंड इमोशनल नीड्स मतलब सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकता होती है, या बिलोंगिंग मतलब आत्मीयता की होती है, या अनुशासन की होती है। जल्दी से बताइए 45 की। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सोशल एंड इमोशनल नीड्स। जब भी हम किशोरावस्था में होते हैं, अगर हमें कोई सामाजिक लेवल पर, समाज में कोई अच्छे से बिहेव करे, हमारे साथ अच्छे से चीज़ें बात करें और इमोशनल सपोर्ट करें, तो हमें उसी की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। चलिए 46 पे चलते हैं। नाउ अडेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मल ट्रेट नॉर्मली सीन इन एडोलेसेंट्स यूथ स्कूल्स। मतलब अब देखेंगे होंगे कि जो एडोलेसेंस में, आजकल के जो एडोलेसेंस यूथ हैं, उसमें कुछ एबनॉर्मल ट्रेट देखने को, लक्षण देखने को मिलते हैं। जो स्कूल में है, किशोर होते हैं, उनको में किसी प्रकार की एबनॉर्मल चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो क्या है बताइए जल्दी से। वायलेंट बिहेवियर होता है, हिंसक व्यवहार, मार देंगे, पीट देंगे, या लेस ईटिंग, बहुत कम खाते हैं, या अनटाइमली ईटिंग, बहुत बिना टाइम के खाना खाते हैं, डिसरेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स,
जो बड़े हैं उनकी बेइज्जती या उनका आदर नहीं करते। सॉरी। 46 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्या पहला हो जाएगा? वायलेंट बिहेवियर। ठीक है। ये जो यूथ होते हैं आजकल देखें बहुत एग्रेसिव मोड में रहते हैं, कुछ भी कहेंगे तो वो मतलब भाई एकदम तोड़ फोड़ देंगे, ऐसा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 47, व्हाट द स्कूल शुड डू टू एड्रेस जुवेनाइल प्रॉब्लम्स। किशोरावस्था की समस्याओं के निवारण हेतु विद्यालय क्या कर सकता है? आप किशोरावस्था में हैं और आपसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड आपका जो स्कूल है वो क्या कर सकता है, उसमें क्या मदद कर सकता है? फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स, बिल्कुल भाई खेल कूद आयोजन करा दे वहाँ पे स्कूल में, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे। लिसन टू देम केयरफुली, उनको बहुत ध्यान से सुने। गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जिम्मेदारी दे दीजिए। अरेंजिंग रेगुलर प्रोफेशनल काउंसलिंग इन स्कूल, बिल्कुल भाई एक प्रोफेशनल काउंसलर जो पूछे कि बच्चा क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसका ये सॉल्यूशन होगा, ऐसे करो वैसे करो। तो एक प्रोफेशनल काउंसलर जो होता है ये इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। 47 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए 48 पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेटिंग द चाइल्ड। बताइए कि फैमिली का जो बच्चों की शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका होती है, बताइए जल्दी से। इम्पार्टिंग वैल्यूज, मूल्यों का शिक्षा प्रदान करना, या टू इंश्योर बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट कैसे, बैलेंस डाइट को मतलब मदद करना, बच्चों की संतुलित आहार खाओ, या टू बाई एडिक्वेट नंबर ऑफ बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबें खरीद लाना मार्केट से, टू इंश्योर अटेंडेंस इन स्कूल, इंश्योर करना कि बच्चा रेगुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भाई इम्पार्टिंग वैल्यूज, बच्चों के अंदर मूल्यों की शिक्षा प्रदान करिए कि बच्चा ये समाज में सही है, ये एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल है, क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन उसके बीच में कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। आगे चलते हैं 49 पे। सॉरी थोड़ा कोल्ड की वजह से, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आपकी मदद के लिए जरूर करना चाहिए मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बालकों के लिए विस्तारित शिक्षा का उत्तम उदाहरण हो सकता है। बताइए जल्दी से एक अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चे के सीखने के अधिगम में, सीखने के लिए। ठीक है। बताइए कंप्लीटिंग द रिटन वर्क एट होम, जो रिटन वर्क है भैया जाइए घर पे काम कर लीजिए उसको। कंप्लीशन ऑफ रीडिंग ऑफ पैरा एट होम, जो गृह पर जो पठन का कार्य पढ़ने की चीज़ें दी गई उसको घर पे पढ़ लेना। थर्ड है होमवर्क गिवन बाय द टीचर ऑन लाइफ सिचुएशन, जो आपके लाइफ सिचुएशन में होमवर्क दी गई है किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, जो भी परिस्थितियां हैं आने वाली सिचुएशंस है उसके बेस पे। ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क दे देना, परियोजना कार्य। बताइए जल्दी से 49 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल भाई होमवर्क गिवन बाय द टीचर ऑन लाइफ सिचुएशन, ये क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है जो बच्चे के आने वाली भविष्य में चैलेंजेस जो हैं उससे रिलेटेड चीज़ें करेगी। ठीक है। तो ये है। चलिए आगे चलते हैं 50 पे। 50 क्या कह रहा है? हु शुड ब्रिज द होम एंड स्कूल। बिल्कुल भाई निम्नलिखित में से गृह और विद्यालय के मध्य एक पुल का काम, सेतु का काम कौन करता है, बताइए। स्कूल, होम, कम्युनिटी, पेरेंट्स, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल भाई कौन करेगा, वन एंड ओनली पेरेंट्स भाई। स्कूल, ये स्कूल हो गया और ये पुल हो गया, और पुलवा के बीच में ये होम हो गया, और पुलवा के बीच में कौन आता है बताओ, बताओ। पेरेंट्स में तो आते हैं भाई, SPH याद रखना। ठीक है। चलिए 51, वाई ओनली द स्कूल इज कंसिडर्ड फॉर लर्निंग सेंटर। किस कारण के लिए जो केवल विद्यालय को ही अधिगम केंद्र माना जाता है, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में भी अधिगम केंद्र बन सकता है। क्यों यही बोला जाता है कि स्कूल में जाओ तभी सीखोगे तुम, कारण बताओ। ये होता है पेडागॉजी, मजा आता है भाई। ऑल क्वालिफाइड टीचर्स आर अवेलेबल, वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, वेल एजुकेटेड टीचर्स होते हैं। रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर लर्निंग, सीखने के लिए वहाँ पे रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड इन स्कूल, भाई स्कूल में फाइनेंशियल सर्विस, पैसा देते हो पढ़ने का। चौथा, द रिक्वायर्ड लर्निंग एंड सोशलाइजिंग पैरामीटर्स आर अवेलेबल ओनली इन स्कूल, मतलब जो भी एक सीखने के लिए जो भी हमें अपेक्षित चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं हमें, और जो सामाजिकरण जो समाज के मापदंड के लिए पैरामीटर्स हैं वो सारी स्कूल्स में चीज़ें उपलब्ध होती हैं। बताइए 51 राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। बिल्कुल द रिक्वायर्ड लर्निंग एंड सोशलाइजिंग पैरामीटर्स आर अवेलेबल ओनली इन स्कूल, बिल्कुल जो हमारे अधिगम के लिए रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें और सामाजिक जो पैरामीटर्स के लिए होती हैं, मतलब जो हो समाज के जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, स्कूल में ही मिलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं 52 पे। चलिए बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंट टास्क का विकासात्मक कार्य की जो अभिलक्षण क्या विशेषता क्या है, बताइए। एक्वायर साइकोमोटर स्किल्स एट अप्रोप्रिएट एज, मतलब एक
प्रॉपर आयु में मनोप्रेरक कौशल अर्जन कर लेना, स्किल अर्जन कर लेना, बालक के बढ़ने पर उनमें मूल्यों का विकास करना, मतलब डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एज द चाइल्ड ग्रोथ, बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है उसमें वैल्यूज का इंक्रीज होना, इंक्रीमेंट होना, इनहांस लर्निंग लेवल्स इन स्कूल्स, विद्यालय में अधिगम के स्तर में वृद्धि या सोशलाइजेशन लेवल इंक्रीज, या सामाजिकरण का स्तर बढ़ता है। बताओ बताओ जल्दी से बताइए जल्दी से। 52 का राइट आंसर बताइए। 52 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्या सेकंड हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ हो बच्चे का उसमें जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट टास्क बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं 53 पे। इंक्रीजिंग हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड कम्स अंडर। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? आपका फिजिकल ग्रोथ हो रहा है भाई, यही तो हो रहा है। कुछ और ग्रोथ हो रहा है आपका, कुछ और हो तो बता देना तुम लोग। इसका राइट आंसर फिजिकल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, मतलब शारीरिक वृद्धि हो रही है। 54 है, रेगुलर पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल वर्कर्स एंड पेरेंट्स इन स्कूल प्रोग्राम्स ऑफ्टन टर्म्ड एज, मतलब जो सोशल वर्कर, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या पेरेंट्स जो होते हैं, उनका स्कूल प्रोग्राम में एक रेगुलर पार्टिसिपेशन को हम क्या बोल सकते हैं? बताइए। फैमिली स्टूडेंट्स कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्शन, होम स्कूल कंटिन्यूटी, या फैमिली टीचर कनेक्टिविटी? बताइए जल्दी से, जो बताएगा 1.5 करोड़। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या? होम स्कूल कंटिन्यूटी, होम स्कूल कंटिन्यूटी। आगे चलते हैं 55। द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज नॉर्मली हायर इन, भाई कल्पनाशीलता। कल्पना करो कि हम नागालैंड में हैं, कल्पना करो हम अमेरिका में हैं, कल्पना करो हम रसगुल्ला खा रहे हैं। क्या रखा है? कल्पना करो, फील करो, ठीक है, कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चलिए कल्पना करिए कि आप केवीएस में हैं। चाइल्ड, एडोलेसेंस, एडल्ट, या सीनियर सिटीजन, बालक, किशोर, वयस्क, या वरिष्ठ नागरिक में? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 55 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या? एडोलेसेंस में बहुत इमेजिनेशन करते हैं भाई, कसम से। एडोलेसेंट में आप भी रहे होंगे तो बहुत इमेजिनेशन किए होंगे, कह रही आज तो हमारे पास कार होती, आज हम कार खरीदेंगे, आगे चल के, आगे चल के गर्लफ्रेंड बनाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ इमेजिन करते हैं हम लोग। किस पे आ गए? 56 पे आ गए। द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट इन लर्निंग मेंशन बाय थॉर्नडाइक इज, मतलब थॉर्नडाइक के अनुसार जो अधिगम में सकारात्मक पुनर्बलन, मतलब पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होता है, वो सिद्धांत को, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज? बताइए। प्रभाव नियम, प्रयत्न और त्रुटि का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम? बताओ भैया बताओ, मेरे लाल इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, बताओ। 56 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। इसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रभाव का नियम। चलो 57 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम का सिद्धांत इसमें से कौन सा है? बताओ। एप्टीट्यूड है, अभिरुचि है, मोटिवेशन है, अभिप्रेरण है, एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, इंटरेस्ट है? बताओ जल्दी से। रुचि। 57 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है? एक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है। आगे चलते हैं। इतना हलवा हलवा क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हो, यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तुम वहाँ इतना कॉन्फिडेंस ला देंगे तुम लोगों के अंदर कि तुम लोगों को लगेगा बस अब कर ले जाएंगे। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इज, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एक रचनात्मक अधिगम हो क्या होता है जिसमें क्रिएटिविटी चीज़ों का यूज होता है? बताओ क्या है इसमें से? इंटीग्रेटेड लर्निंग, एकीकृत अधिगम। द लर्नर बिल्ड्स न्यू नॉलेज अपॉन फाउंडेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, बिल्कुल अधिगम करता है जो पूर्व, जो भी उसकी बेसिस रहती है पुरानी चीज़ों का, जो पूर्व अधिगम उसके पास रहता है उसके बेसिस पर नई चीज़ों का निर्माण करना। थर्ड है डाइवर्सिटी, फोर्थ है कन्वर्जेंस, अभिसारिता? बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या सेकंड हो जाएगा? द लर्नर बिल्ड्स न्यू नॉलेज अपॉन फाउंडेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, ठीक। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तुमको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इज एप्ट फॉर, अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? बताओ। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ इफेक्ट? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अभिप्रेरणा, जो थॉर्नडाइक साहब दिए थे वही है, प्रभाव का नियम? बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या सेकंड हो जाएगा? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। सॉरी 60 है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक सिस्टम इन क्लासरूम, कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता है? बताओ जल्दी से। फीडबैक क्यों लेते हैं? क्या फायदा होता है उससे?
कहाँ से आगे भैया तुम? देखो रिचार्ज वाले, देखो हमारी सबसे ज़्यादा हमारा फिक्र अगर हमको लगता है हमारी ज़िंदगी में तो जियो के रिचार्ज वाले करते हैं भाई। बहुत प्रॉपरली टाइम से मैसेज करते हैं कि भैया बस करो, तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया, करा लो, अब करा लो, बहुत हो गया। ठीक। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक सिस्टम इन क्लासरूम? यह प्रशासनिक अपेक्षाकांक्ष है, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट का एक पार्ट है। टू इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कि आपके बच्चे का जो अधिगम स्तर इस समय क्या है। थर्ड है स्कोप फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड फर्दर इंप्रूवमेंट, एक आत्मनिरीक्षण और मतलब आगे की जो फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप इससे मिलता है। टू अप्रूव स्कूल ग्रांट्स, विद्यालय के अनुदान को स्वीकृत करना। बताइए जल्दी से 60 का इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। टू स्कोप मिलता है कि भैया को इंट्रोस्पेक्शन कर लेना, आत्मनिरीक्षण करना कि बच्चा कहाँ है, क्या है, कैसे कर रहा है, और आगे की जो रेमेडीज हैं या उपचार हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकें। चलिए 61, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? बताओ जल्दी से। इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, भैया शैक्षणिक सत्र जब समाप्त हो जाता है तब तुम्हारा मूल्यांकन करना, पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं इसको, या इवेल्युएशन ऑन रेगुलर एंड पीरियोडिकल बेसिस, मतलब नियमित और सावधिक आधार पर मूल्यांकन, या फोर्थ है एमसीक्यू टेस्ट। बताओ बहुविकल्पी। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। इवेल्युएशन ऑन रेगुलर एंड पीरियोडिकल बेसिस, क्या इवेल्युएशन नियमित और सावधिक आधार पर मूल्यांकन। ठीक है, आगे चलते हैं 62 पे। आईसीटी, जो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, क्या ये एक कक्षा में टीचर को रिमूव कर सकता है? क्या टीचर का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सप्लीमेंट हो सकता है, बच्चे के लिए घातक हो सकता है, खतरा हो सकता है? कैन बी बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग एड्स, सर्वोत्तम अध्यापन और अधिगम उपकरण हो सकते हैं। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा। बहुत है, देखते हैं कि आप लोग कमेंट में कुछ नहीं लिखते हैं, एटलीस्ट आपको आइडिया तो लगे, आप वीडियो देख रहे हैं। 62 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, अध्यापक के लिए एक अनुपूरक हो सकता है, बाकी आपको बताना है, मैंने बता दिया। 63, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन क्लासरूम? कक्षा में शिक्षण सामग्री, ठीक है, जो शिक्षण सामग्री होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बताओ। एरोज क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को उत्पन्न करना, उत्सुकता बढ़ाना। ब्रेक्स मोनोटनी, मोनोटोनस चीज़ों को, बोरियत चीज़ों को कम करना। या एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है ये, या इनहांस लर्निंग, बच्चों के अधिगम में वृद्धि होती है। बताओ जल्दी से। 63 का राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, इनहांस लर्निंग, इससे अधिगम में वृद्धि होती है। आगे चलते हैं 64, कंपिटेंसी बेस्ड टीचिंग बेसिकली इज, कंपिटेंसी बेस्ड जो टीचिंग होती है ये क्या होती है? बताओ जल्दी से, बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, दक्षता आधारित। ये परेशान मत हो, ये कंपिटेंसी बेस्ड क्या होती है, इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, ये सब इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे ना, अभी जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब तुम्हारे दिमागों में आएगा कि हाँ क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, इसीलिए पहले पीवाई क्यों करा रहे हैं। कंपिटेंसी बेस्ड टीचिंग बेसिकली डैश डैश डैश, बताओ जल्दी से। लर्नर सेंट्रिक, मतलब अधिगमकर्ता केंद्रित होता है, टीचर सेंट्रिक होता है, या करिकुलम सेंट्रिक, पाठचर्चा केंद्रित होता है, या एक्टिवली सेंट्रिक होता है? बताओ। 64, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, लर्नर सेंट्रिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 65, व्हाट इज वाई सिलेबस इज इंपॉर्टेंट? एक सिलेबस भाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बताओ जल्दी से, सिलेबस काहे बनाया जाता है? बच्चों के लिए और टीचर के लिए आसान रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट होता है, टू एग्जीक्यूट क्लासरूम ट्रांजेक्शन इफेक्टिवली, जो क्लासरूम के ट्रांजेक्शन है उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कराना, इट प्रोवाइड्स स्कोप एंड डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू अटेन एक्सपेक्टेड आउटकम्स। यही आंसर हो जाएगा कि भैया एक स्कोप प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन, दिशा प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कि उसके आउटकम को, उसका आउटकम क्या है और बच्चे को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, इसमें किसी विशेष विषय में अपेक्षित प्रतिफलता प्राप्त करने की गुंजाइश और निर्देश प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं 66, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट आउटडोर एक्टिविटीज इन एजुकेशन? शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के बहिरंग कार्यकलाप की क्या भूमिका है? मतलब बच्चे का जो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, जो खेलते हैं, शिक्षा में उसका क्या रोल है? बताओ जल्दी से। प्रमोट एंटरटेनमेंट, उनको एंटरटेन करता है, उनके अंदर सोशल सामाजिक स्किल डेवलप करता है, उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है उनका, या लीड्स टू बेटर लर्निंग, एक बेहतर अधिगम प्राप्त होता है? बताओ जल्दी से 66 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, प्रमोट सोशल स्किल्स। बच्चे जो बाहर खेलते हैं ना, आउटडोर एक्टिविटीज क्यों कराया जाता है? ताकि बच्चे सोशली इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे से घुल मिल सके। आगे चलते हैं, फिर 67 आ गया,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में बैडली अफेक्ट लर्निंग। भाई बहुत गंदे तरीके से अधिगम को कौन प्रभावित कर सकता है बताओ। एक नॉइजी सराउंडिंग्स हो जहाँ चे पो पी पा ट्रेन की आवाज़ ट्रक की आवाज़ आती रहे। बैड सोशल सर्कल्स, बुरी सामाजिक संगति हो, भाई गंदे काम कर रहा है वो। स्मॉल क्लासरूम, एक छोटी सी कक्षा हो, इतनी छोटी सी। चौथा डिसकम्फर्टेबल फर्नीचर, ऐसा फर्नीचर है कि छेद हो जाए तुम्हारे शरीर में। बताओ जल्दी से 67 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर बैड सोशल सर्कल्स, ठीक है। बुरी संगति, सामाजिक संगति है जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, तो तुमको बुरे बना देगा एकदम। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो टीचर और बच्चों का और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है उसका प्रकृति क्या होती है, नेचर कैसा होता है बताओ जल्दी से। अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। हायर डिग्री ऑफ इंटीमेसी, अत्यधिक घनिष्ठता, इतना घनिष्ठ रहो कि मारी मारा हो जाए, उसमें लड़ाई हो जाए, भाई मार कर लो, ठीक है। दूसरा डिजायरेबल सोशल बिहेवियर, वांछनीय सामाजिक व्यवहार हो, बिल्कुल प्रॉपर एक डिजायरेबल सोशल बिहेवियर हो। हाँ, समाज में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें सही हैं वही सब करें। सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग, सहयोगात्मक और भय रहित होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। अनबैस्ड होना चाहिए, पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। बताओ जल्दी 68 का। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल भाई, बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार रखो कि बच्चे की लगे कि ये मेरे हेल्प करेंगे, ये नहीं कि मार दो पीट दो कूट दो उनको, और बिना भय रहित एनवायरमेंट रहे उनको लेके कि हाँ इन टीचर से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो 69 पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लर्नर इन कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम में अधिगमकर्ता की क्या भूमिका है बताओ जल्दी से। कॉग्निटिव लर्निंग में लर्नर जो अधिगम करता जो बच्चा है उसकी क्या भूमिका है। इन हैबिट सेक्शन है, प्रतिवादित कार्य है, सोशल पार्टिसिपेशन बढ़ता है इससे, पैसिव पार्टिसिपेशन होता है, निष्क्रिय भागीदारी होती है लर्नर की इसमें, या एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, या सक्रिय भागीदारी होती है किसमें, कॉग्निटिव लर्निंग में। जल्दी से बताओ। कॉग्निटिव मतलब दिमाग, दिमाग याद रखना। 69 का राइट आंसर फोर्थ, बिल्कुल। एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है जब बच्चे के कॉग्निटिव लर्निंग होती है, मतलब बच्चा मन से सीख रहा होता है, दिमाग से सीख रहा होता, तो उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, उसमें एकदम बढ़ चढ़ के उसमें घुल मिल जाता है, तभी तो सीखता है वो अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। 70, व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ बिहेवियरिस्टिक लर्निंग, व्यवहार परक अधिगम का क्या दोष है। लर्निंग को बढ़ाता है, इन्हांस करता है। इट फोकस ऑन सरफेस बिहेवियर ओनली, केवल आपके बाहरी व्यवहार पर ही ध्यान केंद्रित करता है। इट फोकस ऑन डीप इंटेलेक्ट, मतलब इसमें गहन बुद्धि पर, मतलब गहन बुद्धि पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। चौथा, लर्नर्स विल नॉट टेक लर्निंग सीरियस, अधिगम करता अधिगम को गंभीरता से नहीं लेंगे। बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या, इट फोकसेस ऑन सरफेस बिहेवियर ओनली, इसमें गहन बुद्धि पर नहीं भाई, बिल्कुल ये इसमें केवल बाहरी व्यवहार पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसमें, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग में। चलो आगे चलते हैं 71 पे। डिसलेक्सिया, ये तुम लोग बताओगे हमको, हम नहीं बताएंगे। 71 का राइट आंसर तुम लोग बताओगे। डिसलेक्सिया एक जो विकार है, ये इसमें क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, बताओ। अधिगम में असमर्थ रहता है बच्चा, बोलने की क्षमता है या देखने की क्षमता है, बताइए जल्दी से कौन सी डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चलो कुछ काम तुम लोगों को भी दे दूं, तुम लोग भी तो मस्त रहते हो। द कंडीशन इन विच द चाइल्ड कैन नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉपरली द नंबर, अगर बच्चा किसी प्रॉपर नंबर को पहचान नहीं पा रहा है तो उसमें कौन सी दशा कहलाती है, बताओ जल्दी से। 72 का राइट आंसर चलो बता देता हूँ, ये भी गरीबों वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया, बच्चा कैलकुलेट ही नहीं कर पाता, 2 3 नहीं कर पाता, ठीक, डिस्कैलकुलिया उसको बोलते हैं। चलो 73 पे चलते हैं। व्हाट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी टू क्लेम वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स बाय डिसेबल्ड, मिनिमम जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है, कितना परसेंट आप डिसेबल होना चाहिए तभी आपको गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बताओ कितना होगा। तुम बताओ 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 बताओ। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है, तीसरी बार, ठीक है। 73 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 40%, ठीक, कितना परसेंट, 40%। चलो आगे चलते हैं। 74, व्हाट इज मेगासिफेली विथ रेफर टू मेंटल हेल्थ, मेगासेफेली क्या है, मेगासेफेली क्या है, एक मेंटल मानसिक बीमारी है, उससे रिलेटेड है, मानसिक स्वास्थ्य से लेके क्या है। इसमें आपका सर छोटा हो जाता है, सिर का साइज बड़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ाया भी हूँ, जो देखा होगा समझदार है समझ गया होगा। क्रेटिनिज्म, बड़े और
विकसित नेत्र गोलक, जो आपके आँख है, आई बॉल्स हैं, ऐसे लगेगा बाहर में निकला है, इसको मेगासेफेली बोलते हैं। बताओ 74 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड। लार्ज साइड हेड, जब सिर आपका बड़ा हो जाए इसको मेगासेफेली बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 75, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मनु दर्पण? एक हेल्थ इनिशिएटिव था, प्रोग्राम था जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया गया था। बताओ उसका मेन पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स फॉर स्ट्रॉन्गर मेंटल हेल्थ, बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनको इमोशनल सपोर्ट करना। टू प्रमोट स्पोर्ट एजुकेशन नहीं, वैल्यू एजुकेशन के लिए प्रमोट करना नहीं, साइंटिफिक टेम्पर नहीं। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, 75 का पहला ही हो जाएगा। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बच्चों को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना। ठीक है, कोरोना रोना आया था ना, उसलिए बच्चे एकदम डिप्रेशन में जा रहे थे। 76, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलर? मेंटल हेल्थ जो काउंसलर होता है उसके क्या गुण होने चाहिए? बताओ। एम्पैथी, सिंपैथी, इमोशंस। बताओ जल्दी से। 76 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा क्या? अपैथी। ठीक है, सॉरी सिंपैथी, इम्पैथी या परानुभूति। चलो आगे चलते हैं। 77 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर? मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, मानसिक विकार के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है? हार्मोनल इम्बैलेंस होता है भाई, मैल्फेक्शन ऑफ ब्रेन होता है, ट्रेडिशन एंड कस्टम, इमोशनल डिस्टर्बेंस। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, ट्रेडिशंस और जो कस्टम होता है ये नहीं होता, बाकी सब होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलो। इसमें कोई चीज़ समझाने वाली चीज़ें थोड़ी ना है, जो क्वेश्चन समझाने लायक है उसको मैं समझा रहा हूँ आपको। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म बताओ। विजुअल डिसेबिलिटी है, देखने में प्रॉब्लम होती है, सेंसरी डिसेबिलिटी है या इंद्रियगामिक रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक है या शारीरिक दिव्यांगता है? जल्दी से बताओ ऑटिज्म। 78 बताओ। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, दिमाग से, बौद्धिक से रिलेटेड है। 79 है, द फॉलोइंग कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी लर्निंग सेंटर। कम्युनिटी मतलब समाज, समाज जो सामुदायिक अधिगम केंद्र का इनमें से क्या उदाहरण हो सकता है? बताओ। लोकल एनिमल शेल्टर, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर मैं कह रहा हूँ। सिनेमा हॉल, होम, टेम्पल। बताओ। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। बिल्कुल, लोकल एनिमल शेल्टर जो हो सकता है एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर हो सकता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 80, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड की वजह से दिक्कतें आ रही है, फीवर भी है, लेकिन कोई बात नहीं। नॉर्मली व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन काउंसलिंग? नॉर्मली व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग एंड गाइडेंस इन स्कूल्स? बताओ। सामान्यतः विद्यालय में जो शैक्षणिक परामर्श होते हैं, एजुकेशनल काउंसलिंग होते हैं और गाइडेंस होते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है? बताओ। अगर आपकी काउंसलिंग की जा रही है, आपको गाइडेंस मिला रहा है स्कूल में, तो उसका एडवांटेज क्या है? सो डायरेक्शन टू जॉब कैरियर्स की तरफ आपको लेके जाना, एक दिशा देना, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस टू मेक टेक हेल्थी डिसीजन, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना एक हेल्थी डिसीजन के लिए, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए। फोर्थ है प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्यूज, मतलब कार्य से संबंधित साक्षात्कार के लिए तैयारी करना। बताओ। 80 बताओ। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस टू टेक हेल्थी डिसीजंस आप ले सको, इसलिए आपको एजुकेशनल काउंसलर होते हैं स्कूल्स में और आपको गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, चलो 81, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द स्कूल? जो स्कूल है वो सही से कार्य उसका संचालन हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? बताओ। डिसिप्लिन कमेटी होती है, स्टूडेंट, टीचर या प्रिंसिपल? बताओ भाई। वही यार, प्रिंसिपल ही होगा, प्रिंसिपल ही तो रन करता है। आगे चलते हैं। 82, हु शुड बी द क्राइसिस मैनेजर इन स्कूल? हु शुड बी द क्राइसिस मैनेजर इन स्कूल? संकट प्रबंधक स्कूल में कौन होना चाहिए? क्राइसिस मैनेजर, मैनेजमेंट होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए? बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बिल्कुल, प्रिंसिपल होना चाहिए, क्राइसिस मैनेजर प्रिंसिपल ही होना चाहिए। चलो 83 बताओ। द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन स्कूल कैन बी प्रोवाइडेड बाई? निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक संगठनात्मक परिवेश उपलब्ध करा सकता है? बताओ। इफेक्टिव एक स्कूल लीडर, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि एक जो पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, वहाँ का जो वातावरण है उसको सकारात्मक बना सके, कौन बना सकता है? बताओ। एक इफेक्टिव स्कूल लीडर हो, डेडिकेटेड स्टाफ हो या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स? बताओ। 83 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला, इफेक्टिव स्कूल लीडर। 84 है,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान? विद्यालय विकास योजना का क्या पर्पस है बताओ? इनरिच स्कूल कल्चर, जो स्कूल के कल्चर्स हैं उनको एनरिच्ड कर देना, मतलब इससे विद्यालय की संस्कृति और अधिक समृद्ध होती है। बेटर पब्लिसिटी, ताकि बेहतर प्रचार कर सकें बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, या ज़्यादा पैसे पाने के लिए? बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, एनरिच स्कूल कल्चर, जो स्कूल के कल्चर हैं, संस्कृति है, और समृद्ध हो जाती है और अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 85 पे। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, तुम लोग एकदम हलवा फट से कर ले जाओगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम टेबल? टाइम टेबल का पर्पस क्या होता है ये बताओ? टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल, एग्जामिनेशन का सही शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराना। टू रेशनलाइज टीचर वर्क, अध्यापक के कार्य को युक्ति संगत बनाना। टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी मामलों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना। बताओ। 85 का बिल्कुल भाई, सभी एक्टिविटीज जो होती हैं, हमारा जो टाइम टेबल होता है वो क्या करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं 86। वाई इज पेरेंट टीचर एसोसिएशन रिक्वायर्ड? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन क्यों होता है बताओ? ये विद्यालय में इससे फंड जुटाया जा सकता है। इट कैन टेक पार्ट इन स्कूल प्रोग्राम, या विद्यालय के कार्यक्रम में भाग ले सकता है। पीटीए प्रमोट्स कॉपरेशन, बिल्कुल भाई, अभिभावक अध्यापक संघ क्या सहयोग को बढ़ाता है। जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल वुड एनहांस लर्निंग एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट, बिल्कुल भाई यही बेस्ट आंसर है। थर्ड भी अच्छा आंसर हो सकता है, लेकिन थर्ड वाला फोर्थ में ही आ जाता है, तो इसलिए फोर्थ पे हम जाएंगे। ठीक है, 86 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। चलो 87 पे चलते हैं। हाउ टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम? बताओ, आप क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो बताओ? एक अच्छे टीचर्स रख के, क्वालिफाइड टीचर्स रख के, डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन में रख के, मतलब ऐसा क्लास का एनवायरनमेंट बनाना सपोर्टिव और बच्चे भय रहित रहें क्लासरूम में। वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, खिड़की हो, दरवाजे हो, अच्छे से वेंटिलेटेड हो क्लासरूम। बताओ जल्दी से। 87 का राइट आंसर, एकदम माहिर बना दूंगा तुम लोगों को, एकदम माहिर। 87 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड। नॉन थ्रेटनिंग, बिल्कुल भय रहित एनवायरनमेंट बनाओ भाई, बच्चा अपने आप सीखेगा। बच्चा किसी चीज से डरे ना, बच्चे को सपोर्ट करो। ठीक है, चलो 89 पे चलते हैं। 88 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इन क्लास? निम्नलिखित में से कौन से कारक कक्षा में अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इन क्लास? इनमें से अधिगम के लिए कौन सा कारक कक्षा में अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है? बताओ। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्र होना चाहिए, मतलब कक्षा में बैठे हुए एकाग्र रहोगे ना। अटेंशन, सावधान रहना चाहिए। मोटिवेशन, अभिप्रेरित रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए। इंटरेस्ट, रुचि होनी चाहिए। बताओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, पेडागोजी ऐसे ही पूछी जाती है भाई। 88 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल आपको मोटिवेटेड रहना है हमेशा। ठीक है, मोटिवेटेड रहोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा। चलो 89 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टीचर इज टीचर विल एनहांस लर्निंग? इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो टीचर की, जो हमारी लर्निंग को इन्हांस करेगा, उसमें वृद्धि करेगा? कम्युनिकेटिंग एबिलिटी, टीचर्स के पास कम्युनिकेट करने की एबिलिटी हो। शारीरिक व्यक्तित्व, फिजिकल पर्सनालिटी हो उसके पास, अच्छी अच्छा खासा दिखे, गोरा हो, चिट्टा हो, लंबा हो। इंस्पायरिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। गाइडिंग एबिलिटी होनी चाहिए। बताओ। 89 का राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इंस्पायर, अगर इंस्पायर टीचर कर रहा है तो ये गाइडिंग भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 90 पे आ गए हम लोग। विच इज द कंपिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स? इनमें से कौन सी ऐसी कंपिटेंट अथॉरिटी है जो टीचर के क्वालिफिकेशन को डिसाइड करती है? NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE, या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी? बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सी चीज़ है? तो 90 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्या पहला हो जाएगा? NCT जो है ये टीचर के क्वालिफिकेशन को क्या करता है? डिसाइड करता है कि भैया तभी तुम ही हो लायक, तब नहीं तो नहीं लायक हो, तुम ना लायक हो। चलो, द करिकुलम शुड फोकस ऑन, जो हमारी पाठ चर्चा है किस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? बताओ। बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट पे, जो किताबें में चीज़ें हैं, जो कंटेक्स्ट हैं उसको, या स्किल्स पे, या नॉलेज पे? बताओ। 91, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्या पहला? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। चलो आगे चलते हैं। ऐसा बहुत सरल क्वेश्चन है भाई।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड ओपनिंग ऑफ नवोदया विद्यालय इन कंट्री। बताओ निम्नलिखित में से किससे देश में नवोदय विद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी, बताओ। 92 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, एनईपी 1986। चलो, विच कमीशन सजेस्टेड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन एजुकेशन। कौन सी आयोग है जो शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था, बताओ। हल्टेक कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, रामामूर्ति कमेटी, बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या। कोठारी कमीशन ने क्या कहा था, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषी सूत्र का सुझाव दिया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन 94। आरटीए 2009 के अनुसार आप में नॉन डिटेंशन सिस्टम इज एप्लीकेबल अप टू क्लास। मतलब बच्चों के नॉन डिटेंशन सिस्टम का मतलब क्या है कि उनको रोकिए मत, आगे बढ़ने दीजिए। क्या, बताओ जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है 94। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल। कक्षा 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते। 95, according to NEP 2020 the medium of instruction up to class V in school should be। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में कक्षा 5 तक की शिक्षा माध्यम कैसा होना चाहिए, बताओ। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में, या मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, नेशनल लैंग्वेज में, बताओ। ये तुम लोग बताओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भैया। मतलब ये अगर तुम नहीं बता पाए तो मतलब बेकार हो गए। ये 95 का आंसर जवाब कमेंट में दे देना, हमको चाहिए। चलो आगे चलते हैं, 96। विच नेशनल पॉलिसी रिकमेंडेड यूज ऑफ ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ मार्क्स। कौन सी नेशनल पॉलिसी है जिसने रिकमेंड किया कि हमें नंबर की जगह बच्चों को ग्रेड देने चाहिए, बताओ। एनईपी 2020, एनईपी 1968, एनईपी 1986, पीओओ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। एनईपी 1986 जो है इसने रिकमेंड किया था कि बच्चों को नंबर नहीं, ग्रेड दो, ग्रेड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 97। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट। किस वर्ष संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा को समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया, बताओ। 1976 में, 1968 में, 1986 में, 1992 में, बताओ। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। 1976 में क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में संशोधन किया गया था और हमारे शिक्षा को किसमें, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। चलो आगे चलते हैं, द विजन ऑफ एनईपी 2020 इज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है, बताओ। बताओ जल्दी से। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। भारत को एक सशक्त एवं जीवन ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना। स्किल इंडिया, कुशल बच्चों को कुशल भारत बनाने के लिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द एज ऑफ 14। टू मेक एवरी सिटीजन ए ह्यूमन कैपिटल। बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ। 98, इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, क्या पहला ही हो जाएगा। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, ठीक है। मतलब भारत को एक सशक्त एवं जीवन संज्ञान ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना। चलो 99 पे चलते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेटेड लर्निंग इन स्कूल एजुकेशन। एकीकृत अधिगम क्या होता है, देखो चलो अच्छा ये बता देता हूँ। यही पर्यावरण को मैथ से जोड़ के पढ़ाना, मैथ्स को इंग्लिश से जोड़ के पढ़ाना, इंग्लिश को आपको और सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाना, बच्चों के आस पड़ोस चीज़ों से जोड़ के पढ़ाना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कनेक्शन विथ न्यू सिचुएशंस इन लाइफ एंड क्रॉस लर्निंग विथ अदर सब्जेक्ट। बिल्कुल यही हो जाएगा, लर्निंग ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर, सभी विषयों का एक साथ अधिगम नहीं। लर्निंग ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलर सब्जेक्ट टुगेदर, बिल्कुल ये भी हो सकता है। लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट्स, बताओ। बिल्कुल वही मैंने कहा था ना, पहले ही चीज़ है भैया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कनेक्शन, सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बनाना, बच्चे के सिचुएशंस जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके साथ सिचुएशन कनेक्शन बनाना, और तब शिक्षा को एजुकेशन देना, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड लर्निंग बोलते हैं। आगे चलते हैं, 100। रशिया, रोशो रूसो 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 नॉट रशिया, रूसो इज एसोसिएटेड विथ। रूसो साहब किससे संबंधित हैं, बताओ। आइडियलिज्म से, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, पैरामैग्नेटिज्म, व्यवहारिकतावाद। 100 का बताओ। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो चलो 100 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर लिए।
कितना सही हुआ बताना जल्दी से, ठीक है, कमेंट में बताना। और कितना तुमको ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन जो तुमको आ रहा है, कमेंट करोगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और खुद भी समझदार हो, जब तक कोई चीज़ लिखोगे नहीं, कोई चीज़ घुसोगे नहीं उसमें, तब तक तुमको नहीं समझ में आएगी। मैं ऐसे कितना भी पढ़ा दूँ तुम ऐसे सुनते रहना और ऐसे समय बीतता रहेगा। ठीक, बाकी ऑल द बेस्ट। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।